जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी 2004 के पीवाई क्यू को करने जा रहे हैं। तो सब प्रश्नों को शुरू करने से पहले देख लेते हैं। एक छोटा सा विचार है, यही प्रोटेक्ट योर माइंड सेट किन किन चीज़ों से। तो ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, डिस्ट्रक्शंस, सीनी ऑब्जेक्ट, फेल्योर्स, बैड एडवाइस। तो ये छोटे छोटे से चीज़ हैं, इनको ध्यान में रखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है कि भारत के लोक वित्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के लोक लेखा से संवितरण संसद के मत के अधीन है। दूसरा, भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि लोक लेखा और आकस्मिक निधि का उपबंध है। तीसरा, रेल बजट में विनियोजन तथा संवितरण अन्य विनियोजनों और संवितरणों की तरह ही संसद के समान नियंत्रण के अधीन है। अगर अभी के संदर्भ में देखेंगे तब तो ये इसका तीसरा जो है ना वो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब रेल बजट को अलग से उसे प्रस्तुत नहीं किया जाता है, परंतु उस समय तो ये तीनों ही सही होगा। पर अभी हम लोग अगर 3 को काट देते हैं तो ये दोनों 1 और 2 सही है। कि जिस तरह से संचित निधि और लोक लेखा और आकस्मिक निधियाँ होती है, तो उसके समानांतर ही राज्यों में भी इस तरह के उपबंध है। और ये भी सही है कि भारत के लोक लेखा से संबंधित से संवितरण संसद के मत के अधीन है, तो ये भी सही ही है। तो इसके साथ अभी के साथ देखेंगे तो ये होगा अपना उत्तर। अगर चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पहला है, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन। दूसरा, संसद राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचन नामावली तैयार करना। तीसरा है, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चौथा, चुनाव विवाद में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा की। तो ये सब की क्या इनके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये है चुनाव आयोग के कार्य। ठीक, तो अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्य चुनाव आयोग का है। तो इसमें से चौथा जो है, जो बताया गया है कि अंतिम जो है निर्णयन की जो बात कही गई है, अंतिम निर्णयन की जो उद्घोषणा की बात कही गई, ये गलत है। अगर हम लोग इसको काटते हैं तब अब देखते हैं कि कौन सा उत्तर होगा। देखिए डी और ये समाप्त हो गया। अब हमें केवल ये देखना है कि दो सही है या नहीं। तो संसद राज्यों के विधायिकाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का निर्वाचन नामावली तैयार करना, तो ये सही है। अगर ये सही हुआ तो अपना विकल्प ए हो जाएगा। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि जब 2 3 4 कथन दिए हो प्रश्नों में, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों में कथन को पढ़ने के बाद अपना विकल्प को जो दिया हुआ है उसे एलिमिनेट कर ले पहले, तो इससे कुछ आसानी भी होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 1 और 4 पढ़ लेंगे तो उससे भी उत्तर आ जाता है। चलिए ऐसे प्रश्न आगे मिलते हैं तो फिर हम लोग करेंगे उसको। अभी देख लेते हैं कि भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ तो पूछा गया है अपने जो अनुसूचियाँ हैं, तो
इसका देखिए कब कौन ये जो अनुसूची है तो कहाँ है, 7वीं अनुसूची में 3 सूची के बारे में बताया गया है, जिसमें एक है संघ सूची, राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। ठीक, तो ये क्या है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, इसमें 97 है और समवर्ती में 47। देखिए ऐसे याद करने में आसानी हो सकती है। फिर 66 है राज्य सूची में। अब इतने विषय हैं तो इनको क्या करना होता है, जो इससे मुख्य विषय होंगे या जो करंट अफेयर में आ रहा है उन सब को हम लोगों को एक जगह रख लेना चाहिए, जिससे कि उसे बार बार देख लें। तो अभी देखते हैं कि पहला पूछा गया है कि वन संपत्ति सूची में है। सही है, इसे संशोधन के द्वारा किया गया था। पहले राज्य सूची से इसे संपत्ति सूची में लाया गया था। फिर क्या है कि जो हाँ ये पूछा है कि शेयर बाजार संपत्ति सूची में है। ठीक, ये गलत है क्योंकि शेयर बाजार संघ सूची में है। और अपने से यहाँ क्या पूछा गया है, सुमेलिखित नहीं है, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। और फिर तीसरा है कि डाकघर बचत बैंक, ये क्या है, संघ की सूची में ही है। और लोक स्वास्थ्य ये भी राज्य सूची में। ऐसे ही लोक व्यवस्था, पुलिस, ये सब हैं। तो मुख्य जितने भी हैं उनको इकट्ठे करके देख सकते हैं। और अगला देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत रिमूव करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसका देखिए पहला है केवल लोकसभा में, दूसरा संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, और केवल राज्यसभा में। अब देखिए पहला अगर हम लोग देखेंगे तो इसे काटा जा सकता है केवल लोकसभा में। क्यों, हम लोग जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो इसे काट दिया। अब दूसरा कि संसद के किसी भी सदन में, अब जब वो जिस सदन के राष्ट्र वो हैं उपराष्ट्रपति पद ये हैं अध्यक्ष हैं पिठा, तो उसमें अधिक संभावना है कि उसे हटाया जाएगा। और संसद की संयुक्त जो बैठक है, संसद की संयुक्त बैठक, तो इसमें ऐसा भी नहीं लगता है क्योंकि अब देखिए किसी एक जो अधिकारी हो और ये अध्यक्ष किसी एक सदन का, तो उनको हटाने के लिए इतने संयुक्त बैठक की कोई आवश्यकता है ऐसा नहीं लगता है। तो इस ऐसे हम लोग पहुंच सकते हैं सही उत्तर पे। और ये कभी कभी होता है कि 50 हो जाता है ना कि 50-50 वाला की स्थिति जब आती है तब हम लोग इस तरह के विकल्प के साथ चले जाते हैं। तो यहाँ देख लिया हम लोग कि ये क्या क्या है। और सही देखिए राष्ट्रपति का क्या है ना कि राष्ट्रपति को जो इनको जो वेतन दिया जाता है वो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति होने के लिए नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति के। और इसमें क्या है कि केवल राज्यसभा में उसको जो राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वहीं प्रस्ताव ला दिया जाता है, केवल कुल सदस्य के बहुमत से हटाया जा सकता है। और लोकसभा में भी इसे स्वीकृति दे तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागना होगा। और इसका क्या नियम है कि 14 दिन पहले जो है उनको नोटिस दे दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। और तो सही है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये डायरेक्ट पूछा है, ये तथ्यात्मक प्रश्न है, पहले 14 से 15, 16, 17। तो ये तो भाग किसका है, भाग 3 का ये भाग हिस्सा है और मूल अधिकार में। और 14 से 18 तक, 14 से 18 तक क्या है, समानता का जो अधिकार का वर्णन यही मिलता है हमें। तो अब हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि पहला अनुच्छेद 14 है और ये है कि राज्य किसी
नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो ये किस में मिल जाएगा? 15 में ऐसा बताया गया है। ठीक। उसके बाद है दूसरा, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से संबंधित नहीं करेगा। चलिए ये भी सही है कि इसका ए हो जाएगा। उसके बाद सी में है, तीसरा है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। तो ये 17 में है। और अब जो अंतिम 4 जो बचा हुआ है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो ये इसमें बताया गया है 4 को सी में। तो ऐसे सबको देखेंगे तो उत्तर अपना सी होगा। आगे देखते हैं क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष में यह शक्ति होती है कि वह सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दे, परंतु सत्रावसान होने पर केवल राष्ट्रपति ही सदन को आहूत कर सकते हैं। अगला देखते हैं, यद्यपि लोकसभा को भंग करने का राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक आदेश ना भी हो, तब भी ऐसे स्थिति छोड़कर जब लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई हो या उसकी अवधि घटा दी गई हो, 5 वर्ष की अवधि खत्म होने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। फिर लोकसभा में भंग हो जाने के पश्चात भी सदन की अगली बैठक से एकदम ठीक पहले तक लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर आसीन रहते हैं। तो देखिए तीसरा तो सही है। ठीक, तीसरा सही है। और जो दूसरा है वो भी सही है। ठीक। और तीसरा क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष में तक निहित होगी कि सदन के निश्चित काल तक स्थगन। हाँ, ये सही है कि स्थगन की जो बात कही गई है। देखिए स्थगन जो होता है ना, वो इनके द्वारा किया जा सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, परंतु जो सत्रावसान और सत्र को आहूति यानी बुलाना होता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इन सब चीज़ों। और ये जो अगला है कि यद्यपि ये भंग होने की जो बात है, ये भी सही है। इसका अनुच्छेद 83 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, कि संसद की सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। तो हो गया। और तीसरा ये, तो जैसे हम लोग अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें ये तथ्य सबसे पहला आता है कि वो अगले सरकार के जो समापन होता है 5 वर्ष का कार्यकाल, तो उनके साथ नहीं बल्कि जब तक नए लोकसभा के अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जिले में उच्चतम दंड न्यायालय जिला और सेशन न्यायालय का न्यायाधीश का न्यायालय है। सही है। जिला, फिर क्या है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श पर, किसके परामर्श पर? उच्च न्यायालय के परामर्श पर। कौन करता है? गवर्नर। फिर क्या है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि का अधिवक्ता या प्लीडर अथवा संघ या राज्य के न्यायिक सेवा में सेवारत अधिकारी होना चाहिए। ये भी सही है। उसके बाद कि यदि सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड का निर्णय दे तब मृत्युदंड से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टिकरण अनिवार्य होती है। तो विकल्प क्या है? तो यहाँ 4 अपना 4 होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन सी बात सही है। तो देखिए पहला तो सही है कि वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, दूसरा भी। और तीसरा देखिए जो मृत्युदंड के बारे में चौथे में जो दिया गया, तो मृत्युदंड के बारे में जो कोई भी निर्णय अगर इनके द्वारा लिया जाता है,
सेशन न्यायाधीशों के द्वारा, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ उनको हाई कोर्ट में वो जाता है। और पात्रता वगैरह जो दिया गया वो सही है। और फिर क्या है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में जो क्या नियुक्ति हो या फिर उसको उसका हस्तांतरण, मतलब पद का स्थापना और प्रमोशन और उसका मतलब पोस्टिंग जो होती है वो, इन सब मामले में जो है ना राज्यपाल जो है वो हाईकोर्ट के से परामर्श करेंगे। और इसका वर्णन अनुच्छेद 233 में है। तो ये हो गया। और अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की अंग संविधान सभा चुनी गई। तो सही पूछ रहा है, क्या है सही। ठीक। अगला, प्रत्येक जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। जिन्ना थे क्या। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो बुलाया गया था वो जनवरी 1947 में बुलाया गया था। ठीक, गलत। फिर है क्या कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। देखिए, ये जो अंतिम दिया गया है ना, ये भी गलत है। और सही अब देख लेते हैं क्या है। तो ये जो है 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा संविधान सभा का चुनाव किया गया था, तो ये सही है। और संविधान सभा का जो चुनाव किया गया था वो कैबिनेट मिशन जो था उसी के प्रस्ताव पर। और फिर क्या है, इसका तो पता है कि ये गलत है। और फिर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन जो था वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। और जो ये अंगीकृत और अधिसमर्पित अंगीकृत और आत्मर्पित, अंगीकृत और अधिसमर्पित, ऐसे करके जो है वो 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वो 1950 में ना होकर के 26 नवंबर 1949 में किया गया था। और ये जो 26 जनवरी 1950 की बात है तो उसे लागू किया गया था, एडॉप्ट किया गया था अपने संविधान को। तो ये 2 चीज़ें याद रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। ठीक, कि निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है। सब और सभी को कालानुक्रम लगाएं। क्या है, पहला, भारत में चौथा आम चुनाव, हरियाणा राज्य का बनना, समूह राज्य का नाम बदल कर कर्नाटक राज्य रखना और मेघालय तथा त्रिपुरा का पूर्ण राज्य बनना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इन सब को कब कब बनाया गया था। चौथा आम चुनाव कब हुआ था। ठीक, 1967 में। और हरियाणा राज्य, ये तो ध्यान है, 67 में। और मैसूर का नामांकन कर्नाटक के वर्ष के बाद हुआ था, तो ये था 1973। और फिर क्या है कि मेघालय तथा त्रिपुरा का पूर्ण राज्य बनना, ये 1971 में। तो इस तरह से कौन सा सही हो जाएगा अपना, 2 2 1, उसके बाद 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 4 3 4 3, ये है 2 1 2 2 1 2 1, ठीक, 1 इसका ए है। आगे चलते हैं। क्या है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।
तो इसका जो उत्तर होगा ये सी है, सी नहीं ए है। अनुच्छेद 257 और इसमें बताया गया है कि कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। बाकी ये सबको देख लेना। और ये ज़्यादातर वो जो हम लोग पढ़ते हैं, ये मेंस के दौरान जो संघीय व्यवस्था पढ़ी जाती है तो उसमें ये आता है, और आपातकाल की जो आपातकाल का जो अध्याय है उसमें भी। चलिए आगे क्या है कि भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही क्या है नहीं है। ठीक, तो देखते हैं कि विनियोग विधेयक का कानून बनने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है, और विनियोजन विधेयक के अधीन विनियोजन हुए बिना भारत के संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। सही है। और नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है, जबकि चालू करों की दर में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक या अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ ये जो बताया गया ना कि अधिनियम की आवश्यकता नहीं है, ये गलत लगता है। क्यों कि माफ़ कीजिएगा, यहाँ जो व्यवस्था एक है अपना धन विधेयक में जो परिभाषित जब धन विधेयक को किया जाता है तभी इसका उल्लेख उसमें मिलता है। ठीक ना, कि कोई परिवर्तन मतलब किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, तो उसमें इसका मिलता है। इसलिए ये, और दूसरा ये भी कि हाँ, कि जो विनियोजन विधेयक होता है ना, अब वो अनिवार्य ऐसा पूछा गया है, तो इसमें दोनों अब अनिवार्य जैसा कोई स्थिति तो होती नहीं है, तो फिर भी हम लोग इसको वैसे आवश्यकता होती है कि विनियोग विधेयक को दोनों ही सदन से पारित किया जाए। तो अभी हम लोग सी को ही गलत मानेंगे, क्योंकि धन विधेयक का जो परिभाषा है उसमें इसे शामिल किया गया है। और बाकी देख लेते हैं विनियोग विधेयक के बारे में। हम लोग देखेंगे कि इसका अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 114 में इसके बारे में बताया गया है, और क्यों इसका क्या उपयोग है कि संचित निधि से धन को निकालने हेतु इसका किया जाता है। और क्या कि पारित ना अगर हो तो गवर्नमेंट को जो है ना त्याग देना पड़ जाता है, क्योंकि ये एक तरह से उनकी जो विश्वास है ना ये लोकसभा का, उसको तो वो नहीं दर्शा पाता है, तो अपना विश्वास साबित नहीं कर पाता है, तो इसलिए भी उसे इस सरकार को पारित नहीं होने पर सरकार इस्तीफा देनी पड़ती है उसे। तो ये हो गया दो तो संचित निधि से सही है, और तीसरा तो बता ही दिया। और फिर ये राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक नहीं लाया जा सकता है, सही है। फिर है 106, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। चलिए, ऐसा जब भी हो कि नहीं है या है उसको हम लोग देख लेंगे। पहला, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसा कारण जिन पर वह आधारित है देना आवश्यक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमों में अग्रहणता की कोई शर्त नहीं निर्धारित नहीं की गई है। यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो स्वीकृति मिलने से 10 दिन के भीतर उस पर कार्यवाही करना अनिवार्य है। राज्य सभा किसी विश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है। तो अब देख लेते हैं, उसमें नहीं पूछा गया है, सही है ना, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे।
तो पहला जो बताया गया ना कि लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसा कारण जिन पर वह आधारित है देना अनिवार्य सही है। दूसरा कि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियम को ग्राह्यता की कोई शर्त नहीं है, ये गलत है, शर्तें रखी जाती है। दूसरा, यदि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाए तो स्वीकृति मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करना अनिवार्य है, ये और राज्यसभा के अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है, ये भी सही है। अब देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, तो जो प्रस्ताव समितियां जो होती है उसके द्वारा संसद को नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें से प्रस्ताव में एक मूल प्रस्ताव होता है, उस मूल प्रस्ताव, उसी में दो, एक विश्वास प्रस्ताव होता है, एक अविश्वास। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है उसमें क्या है कि इसे केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, और किनके इच्छा से, तो वहाँ के अध्यक्ष जो होते हैं वो उन्हीं के इच्छा से लाया जाता है, ठीक। और दूसरी बात कि अगर इसमें अविश्वास प्रस्ताव का कारण तो बताना ही होता है, साथ ही जो सदस्य जो होते हैं ना उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, मतलब अनुसमर्थन जो है 50 सदस्यों को होनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव संसद के दोनों सदन में किसी में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। तो और पहला कब लाया गया था कि 1963 में कृपलानी के द्वारा लाया गया था, जो पारित नहीं हो पाया था, ठीक। और ये तो और हम लोग देख ही लें। और फिर क्या है कि 6 माह के बाद जो पहला अविश्वास प्रस्ताव आ गया, उसके बाद 6 माह के बाद जो है ना उसे ला सकते हैं, 6 माह के बाद। तो ये सब ध्यान रखिए और आगे चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में है? तो सीधा है कि चौथी अनुसूची में क्या पूछा गया, तो ये सही डी ही सही है। और फिर क्या है कि जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध, तो इसे 5 और 6 में क्या गया है, 5 और 6, छठा जो है छठी अनुसूची उसमें। और जो सूचित जो है, मतलब क्या बोलते हैं, सूचित भाषाएं जो है 8वीं में है। और फिर क्या है, संघ और राज्य की शक्ति का वितरण का रूपरेखा, ये तो 7वीं सूची में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लाया जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ ये दिया गया है, किसके बारे में बात किया जा रहा है, अनुच्छेद 23 और 24, इस यहाँ तो 24 है। और 23 में क्या है, मानव का व्यापार और बलात् श्रम, मतलब कि बलपूर्वक श्रम आप नहीं करवा सकते हैं, वो 23 में इसका वर्णन है। तो ये हो गया अपना। तो ये, और फिर आगे चलते हैं। वैसे इसे भी देख सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ये डी में क्या है कि संविधान संशोधन की बात की, संविधान संशोधन होता है ना, संविधान में संशोधन, ठीक। तो उसकी जो उस शक्ति जो है पार्लियामेंट के पास है, तो उसके बारे में बताया जाता है। और अनुच्छेद 330 में लोकसभा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जो है ना उसके लिए आरक्षण की बात कही गई है। कहाँ, तो लोकसभा में। और इसके विधानसभा में कहाँ, विधानसभा के में आरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है, उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और 45 का जो है उसे जोड़ा गया था, जोड़ा नहीं, ये डीपीएसपी का है कि आरंभिक शिशु जो होते हैं ना उसका देख रेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्षमा कीजिएगा दोस्तों, तबीयत कुछ सही नहीं है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कहीं भी नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। अगर हम लोगों को पता है कि इनमें से हुकुम सिंह, अडिल्लो और बलिराम भगत ये सब रहे हैं, तो आसानी से हम इनके बारे में लगा देंगे कि ये है। और
इनका एक क्रम क्या क्या कौन कौन थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। फिर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। देखिए उस समय के लिए तो देखेंगे तो ये सही था, ठीक, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। परंतु अब क्या है ना कि इसके साथ ही केवल छोड़ देंगे तो जो सेवानिवृत्त मुख्य हो गए या जो हाई कोर्ट के ही, ये हाई कोर्ट के जो जज होंगे, जज वो दोनों ही हो सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात क्या कि इसमें क्या है ना, इसकी संरचना को ध्यान में रखिए, पूछा ही जाता है कि 2000 अभी जो 2022 का CAPF जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट UPSC के द्वारा जो लिया जाता है उसमें भी पूछा गया था इसके संरचना के बारे में, इसके अब ये कार्यकाल जो है ना उसके बारे में पूछा गया था। तो एक तो हो गया इसका संरचना देखेंगे तो एक चेयरपर्सन होगा, साथ में 5 मेंबर होंगे जो फुल टाइम, और फिर 7 मेंबर होंगे जो अस्थायी सदस्य होते हैं। और इसका जो गठन किया गया था वही 1993 में राष्ट्र, और इसका जो नियुक्ति किया जाता है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक। और आगे देखते हैं कि अवधि जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 क्या है 3 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक, आयु को निर्धारित किया गया है। और हटाने की विधि को बता ही दिया गया कि 2 आधार पे जो असक्षमता क्या मतलब जांच जो होती है ना उसी का अक्षमता जो ऐसी के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच में अगर उसकी असमर्थ था या कदाचार के बारे में पता चल जाता है उनके जांच में, तब ही इनको हटाया जाएगा। अब देखिए इसका जो नियुक्ति होती है वो तो बता ही दिए कि राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है तो उसमें के लिए एक सिफारिश की, उनके जो सिफारिश करने के लिए एक ये होता है दल, समिति होती है। तो समिति में कौन कौन होते हैं, देखिए उसमें समिति जो होता है वो 6 लोगों का होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो पहले तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो अपना PM होंगे, उसके बाद क्या होता है होम मिनिस्टर, ठीक। फिर देखिए जो स्पीकर होंगे ना लोकसभा के वो होंगे, फिर क्या होगा राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर होंगे, ठीक। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं मतलब वहाँ के जो स्पीकर वो होंगे, उसके बाद ये लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और फिर दोनों ही सदन के जो होंगे उनका जो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 वो तो गया, तो क्या है PM होते हैं, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर, ये और ये। उसके बाद दोनों सदन के प्रतिपक्ष के नेता तो हो ही गया, फिर ये भी देखिए एक अभी जो हम लोग देख रहे थे ना क्या था ये इसका संरचना देख रहे थे, तो इसमें देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन होगा तो इसमें तो लोकसभा का हुआ और यहाँ पे राज्यसभा का होगा, तो ये होते उसका संरचना होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसके आज के लिए आभार और धन्यवाद। अगर आपको उपयोगी लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और चलिए आज के लिए धन्यवाद, आभार।